हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में आज वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन टॉपिक्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में भी। तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है और कब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर होगी यदि ये वीडियो आप पूरा देखोगे। सभी प्रॉब्लम्स को यदि आप साथ में सॉल्व करेंगे पेपर पेन लेकर तो ये कंसेप्ट्स आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पूरी फिजिक्स भर में इनको यूज किया जाता है और हर बार हमको कुछ कंफ्यूजन रहता है इनको लेकर, इनके एप्लीकेशंस को लेकर। तो सब रेक्टिफाई हो जाएंगी, आपकी दिक्कतें सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी। शर्त यही है कि पूरा वीडियो आप देखो, साथ में सॉल्व करो। ये सिर्फ ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है, ये आपकी हेल्प के लिए है। तो इसको रिस्पेक्ट करो, पूरा वीडियो देखो, अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इसको शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है? अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m fastened to the end of an inextensible cord of length l। एक कॉर्ड है l लेंथ की, उसके एक एंड पर ये एक ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है m, उसको फास्टन किया हुआ है, मतलब बांध दिया है। दूसरा एंड ये जुड़ा हुआ है या बांधा हुआ है रिजिड सपोर्ट के साथ में, और इस कॉर्ड की लेंथ है एल। इनिशियली द पेंडुलम इज ड्रॉन असाइड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। शुरुआत में इनिशियली इस पेंडुलम को घुमाकर 60 डिग्री के एंगल पर ले गए। ये देख रहे हैं आप, वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर साइड में, असाइड मतलब एक तरफ ले गए कहीं, विद द वर्टिकल एंड हेल्ड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग एज शोन इन द डायग्राम। और सिर्फ लेकर नहीं गए 60 डिग्री, बल्कि ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग दिख रही है उसकी हेल्प से इसको यहाँ बनाए रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को। मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। द स्ट्रिंग इज बर्न सो दैट द पेंडुलम इज रिलीज टू स्विंग टू एंड फ्रो। फिर बाद में इस स्ट्रिंग को जला दिया या काट दिया, तो ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करने लगा। तो हमसे क्या पूछा है? पार्ट ए में, इन द स्पेस बिलो ड्रॉ अ फोर्स डायग्राम आइडेंटिफाइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट व्हाइल इट इज हेल्ड बाय द स्ट्रिंग। तो जब इसको स्ट्रिंग से इस तरह रखा हुआ है, बनाए रखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट को एम मास की, उस समय हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इस मास का। वो सब फोर्सेस शो करने हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस इस पर एक्ट करेंगे? तो पहला फोर्स तो होगा इसका वेट। वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो एक तो फोर्स ये हो गया, एम मास का है तो एम जी हो गया वेट। एक तो फोर्स ये हो गया। दूसरा फोर्स ये कॉर्ड इस बॉडी पर एग्जर्ट करेगी, तो ये शो कर दिया हमने, ये फोर्स हो गया। इसको बोल देते हैं T1। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द कॉर्ड ऑन द मास। और तीसरा फोर्स ये स्ट्रिंग लगाएगी इसके ऊपर, ये है बाय द स्ट्रिंग ऑन द बॉडी, इसको बोल देते हैं T2। इस तरह ये तीन फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करेंगे, और इन तीनों फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में ये बॉडी इक्विलिब्रियम में बनी हुई है, मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता है? तो ये है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, जब नेट फोर्स जीरो हो। तो ये तीन फोर्सेस, इनका वेक्टर एडिशन जीरो होगा। या तो वेक्टर एडिशन जीरो कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, अलग अलग एक्स और वाई डायरेक्शंस में इन फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाती है। अब पार्ट बी में क्या बोला है? डिटरमिन द टेंशन इन द कॉर्ड बिफोर द स्ट्रिंग इज बर्न्ड। तो इस स्ट्रिंग को जला देने के पहले हमको बताना है टेंशन इन द कॉर्ड। इसको कॉर्ड बोला हुआ है, इसमें टेंशन मतलब ही T1 फाइंड आउट करना है। तो ये तो था पार्ट ए। अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं, फाइंड करेंगे T1। ये क्वेश्चन भी लॉज ऑफ मोशन का ही क्वेश्चन हो गया। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो वर्टिकल से स्कॉर्ड ने 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ये है 60 डिग्री, ऑब्वियसली ये होगा 30 डिग्री। अब इसको कर लेते हैं रिजॉल्व। इस डायरेक्शन को मैं x बोल देता हूँ और इस डायरेक्शन को y। तो अलग अलग x और y डायरेक्शंस में भी नेट फोर्सेस जीरो होंगे। तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा?
इधर क्या आएगा T1 sin 30, T1 sin 30 ये होगा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में किसका, T1 का, और ये बैलेंस करेगा किसे, mg को। सिर्फ इतना काम करने से हम T1 फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि ये जो है T2 ये किसके बराबर होगा, तो T1 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, क्या आएगा T1 cos 30, तो T1 cos 30 T2 के बराबर होगा। हमसे T2 पूछा नहीं है, हमसे तो सिर्फ T1 पूछा हुआ है, तो इतना सफिशिएंट है। किस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर लेना है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो T1 sin 30 इज इक्वल टू mg की टर्म्स में आंसर करना है, ये कितना होता है, हाफ, तो T1 आ गया, T1 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 2mg। तो ये पार्ट बी का आंसर हो गया। इनके हिसाब से पूछा होता कि T2 कितना है, तो पहले आप T1 निकालते और फिर T2 इक्वल्स टू, T2 यदि पूछा होता तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1, हॉरिजॉन्टल में भी फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, तो T2 इज इक्वल टू T1 cos 30 और T1 है 2mg, 2mg इंटू cos 30 इज √3/2, तो 2 कैंसिल होकर ये हो गया mg √3। ये भी निकल आता, पर हमसे नहीं पूछा, हमसे सिर्फ ये पूछा था T1, तो T1 आ गया हमारे पास कितना, T1 हो गया 2mg। तो इन दोनों पार्ट्स में अभी ना तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना पड़ रही है और ना ही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये क्वेश्चंस तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हैं। पर पार्ट सी में शो दैट द कॉर्ड strong enough to support the object before the string is burned is also strong enough to support the object as it passes through the bottom of its swing। तो जब इसको काटेंगे स्ट्रिंग को, तो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगी, ऑसिलेट होने लगेगा ये बॉब। तो अभी जब इसे स्ट्रिंग से सपोर्ट किया हुआ है तब ये टेंशन कितना है, T1, तो T1 है 2mg। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि जब इस स्ट्रिंग को बर्न कर देंगे या काट देंगे तब भी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब ये आएगा बॉब, तब भी टेंशन इतना हो कि ऐसा ना हो जाए कि ये बॉब टूट कर गिर जाए। इसको सपोर्ट करने के लिए फिर भी वो सफिशिएंट रहे, ऐसा हमको शो करना है। तो हमको ये शो करना पड़ेगा कि इस कंडीशन में जब वो मीन पोजीशन में आएगा बॉब, तब जो टेंशन है वो या तो है 2mg या फिर उससे ज्यादा है। ये यदि एस्टेब्लिश हो गया तो ये बात जस्टिफाई हो जाएगी। इसको हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। ऐसे तो हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में, पर फिर भी एक बार और। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले तो आपको पता होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, work energy theorem says that work done by all the forces। पहले हम क्या करते हैं, सिस्टम डिसाइड करते हैं और उस सिस्टम पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस ने किया हुआ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ऑल फोर्सेस में ऑल वर्क डन में कौन कौन से वर्क डन आएंगे, तो दो आएंगे। एक होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। हम सिस्टम सपोज करते हैं और सिस्टम को छोड़कर बाकी यदि बाहर से कोई फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं, जो विद इन द सिस्टम लगते हैं उनको कहते हैं इंटरनल फोर्सेस, और जो बाहर से फोर्सेस लगते हैं उनको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन प्लस जो विद इन द सिस्टम एक्ट कर रहे हैं ऐसे फोर्सेस का वर्क डन, इसको भी हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखेंगे। अब फिर से इस W जो इन लिखा हुआ है, विद इन द सिस्टम जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनका वर्क डन, फिर से हम इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में। क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फोर्सेस। तो W एक्सटर्नल क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है और इसको इसलिए ऐसा ही रहने दिया, और इंटरनल फोर्सेस में यदि कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ला सकते हैं।
और इसलिए इसे हमने दो हिस्सों में बांट दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम इस शेप में हम लिखते हैं। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये प्रिंसिपल हम कब लगाएंगे? ये प्रिंसिपल हम कब लगाएंगे? तो पहले वर्क एनर्जी थ्योरम ही हमको लिख लेना है। क्या है वो? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स या फोर्सेस, वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ही नहीं कर रहे हैं, और या फिर एक्ट तो कर रहे हैं पर उनका वर्क डन जीरो है। ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन आप निकालते हैं, नॉर्मल रिएक्शन किसी ब्लॉक जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड हो रहा है उस पर लग रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ। यदि आपने ब्लॉक और अर्थ को मिलाकर सिस्टम बनाया है तो जो सरफेस ने ब्लॉक पे लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो है नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर होने की वजह से नो वर्क इज डन, तो वो एक्सटर्नल है पर उसका वर्क डन जीरो है। सिमिलरली जैसे पेंडुलम है, रिजिड सपोर्ट से जहां उसको बांधते हैं वहां फोर्स तो आता है बाय द रिजिड सपोर्ट ऑन द स्ट्रिंग, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है और इसलिए वर्क डन जीरो होगा। तो मैं कंडीशन आपको ये बता रहा हूं कि यदि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं और हैं भी तो उनका वर्क डन यदि जीरो है। ये पहली कंडीशन हो गई इस प्रिंसिपल को लगाने की। देयर मस्ट बी नो external forces or work done by the external forces must be zero, they do no work। और साथ साथ में या तो इंटरनल फोर्स केवल कंजर्वेटिव हो, ऐसा बोला मतलब नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, और है भी यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस विद इन द सिस्टम जैसे फ्रिक्शन या जैसे विस्कस फोर्स, पर यदि उनका वर्क डन जीरो है तो केवल ये एक टर्म रह जाएगी, work done by conservative internal conservative force is equals to change in kinetic energy। और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ये होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसको रट लेना चाहिए, इसको रट लेना चाहिए। तो कब लगता है ये? इसके लगने की क्या कंडीशन हो गई? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड ओनली इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस और दे डू नो वर्क एंड इंटरनल फोर्स इज ओनली कंजर्वेटिव। या फिर ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस इज जीरो। तब ये क्या है? माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो इस तरह भी बोला जा सकता है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इस डेल्टा यू को ले जाते हैं आरएचएस में तो ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज जीरो। डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंडिविजुअली दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। टोटल सम वो कैसा रहेगा? पहले भी जीरो, ये चेंज की बात हो रही है, एनर्जी की नहीं, चेंज। तो चेंज इन मैकेनिकल इज एनर्जी इज जीरो, इसीलिए तो उसे कह रहे हैं कंजर्वेशन। जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो शॉर्ट में अभी हमने बात कर ली, अब इसको यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं इस पार्ट में, पार्ट सी में, जिसमें हमको ये बताना है कि जब इस स्ट्रिंग को बर्न कर दें तब भी ये स्ट्रिंग इसको सपोर्ट कर पाएगी। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हम सीधे लगा देंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब सिस्टम किसको बनाया है? सिस्टम बनाया है हमने इसे बॉब और अर्थ को, और अर्थ तो अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं, तो उसमें तो कोई चेंजेस आने नहीं है, ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में ना
काइनेटिक में तो सब कुछ इस बॉब के लिए ही हो जाएगा। तो हमारा सिस्टम क्या है? सिस्टम है ये बॉब और अर्थ, और कॉर्ड ने इसके ऊपर जो कुछ भी फोर्स लगाया होगा, जो टेंशन लगाया होगा, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि ये सर्कुलर आर्क में घूमेगा और ये है रेडियस परपेंडिकुलर, और इसलिए ये टेंशन का वर्क डन तो जीरो होगा। मतलब एक्सटर्नल फोर्स डज नो वर्क, और अदर फोर्सेस कौन से फिर रह गए? तो रह गया सिर्फ ग्रेविटी। तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कैसा हो गया? वो हो गया कंजर्वेटिव। और इसका मतलब हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एग्जाम में इतना नहीं सोचना है। अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तब तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों हम लगा रहे हैं ये प्रिंसिपल क्यों लगाया हमने, क्यों हमने वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाया। तो पहले तो सोचना पड़ेगा, बाद में तो ये याद ही रह जाता है कि पेंडुलम वाला सवाल हो और एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं हो, तो बस ये लगा देना है हमको, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इस तरह से रोटेट होने वाला है अबाउट दिस पॉइंट, तो इस तरह से ये रोटेट होगा, हमको मालूम है। अब हम क्या करेंगे, ये इस पोजीशन पर बात करते हैं। जब ये पेंडुलम यहाँ आया, ये उसकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और इन्हीं दोनों के बीच हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये लगा देना है हमको, ये लगा देना है। पहले तो ये प्रिंसिपल लगाकर हम ये पता करेंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचना, टेक योर टाइम। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी तो आपको अधिकार है सोचने का, बहुत देर तक आराम से सोचने का अधिकार है। एग्जाम में इसमें से कुछ स्टेप्स अपने आप याद रह जाती हैं, याद हो जाती हैं, तो वहां पर नहीं भी सोचेंगे इतना तो चलेगा, मैकेनिकली आप कर सकते हैं। पर यहाँ तो आप आराम से सोचो। तब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ की बात करता हूँ। यहाँ से जब ये बॉब यहाँ आएगा, तब आप देख रहे हैं कि इतना वो नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया, कितना डिक्रीज आया? तो ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, ये लेंथ तो एल है, ये लेंथ एल है, और थोड़ी सी यदि ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, ये एल है, तो ये कितना है? ये है एल कॉस 60। इसका कंपोनेंट इधर एल कॉस 60, और एल कॉस 60 मतलब एल बाई टू। तो ये एल है, ये एल बाई टू है, तो ये भी कितना है? एल बाई टू। यानी मैकेनिकल एनर्जी में से बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज आया। तो ये बॉब यहां से यहाँ आया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सीधे यहाँ लिख सकते हैं हम एम जी एल बाई टू, एम जी एल बाई टू, दिस इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब माइनस साइन मत लेना, तो डिक्रीज ही लिख रहे हो आप, एम जी एल बाई टू। और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से यहाँ आने पर, यहाँ तो उसकी एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी जीरो। जैसे ही इसको कट किया था स्ट्रिंग को उस मोमेंट पर, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और यहाँ आने पर उसे लिख लेंगे आप हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। तो टू से टू कैंसिल आउट होकर, एम से एम कैंसिल आउट होकर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एल जी। तो वी इज इक्वल टू हो गया रूट एल जी। ये तो हो गई उसकी वेलोसिटी, आधा काम खत्म हुआ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाकर। अब हमको वर्टिकल सर्कल की बात करना पड़ेगी। हमको पता करना है कि इधर टेंशन मान लेते हैं टी डैश है, ये टी डैश कितना है ये हमको मालूम करना है। उसके लिए हम वर्टिकल सर्कल का कंसेप्ट लगाएंगे, ये आपने किया होगा। इसके ऊपर भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सर्कुलर मोशन के कई क्वेश्चंस पहले भी अपलोड किए हुए हैं, उन्हें देख लेना चाहिए। तो यहाँ बात करते हैं हम, जब ये आया यहाँ मीन पोजीशन में, मीन पोजीशन में जब ये आया बॉब, तब हम वर्टिकल सर्कल वाली कंडीशन लगा दें, टेंशन कितना होगा। तो पहले तो देखें कि फोर्सेस कौन कौन से होंगे। तो एक है ये टी डैश, एक होगा एम जी, ये दो फोर्स होंगे, और इनका रिजल्टेंट वो सेंट्रीपीटल फोर्स का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है मैंने, आपने ध्यान से सुना होगा, वर्टिकल सर्कल में सेंट्रीपीटल फोर्स को फोर्स डायग्राम में मत बना लेना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है।
सेंट्रीपिटल फोर्स को फोर्स डायग्राम में नहीं बनाना है, वो तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट होता है। यदि इस बॉब को इस सर्कल में घूमना है तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रियल फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट होता है। तो क्योंकि हमें इधर चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ऑब्वियसली ये टी डैश जिसको मैंने माना है, टी डैश ये ग्रेटर होगा, तो टी डैश माइनस एम जी वो एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स होता है, नेट फोर्स होता है। जब ये बॉब सर्कल में घूम रहा होगा तो सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स होगा, और नेट फोर्स कितना होगा, टी डैश माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की जगह आप एल जी लिख सकते हो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और आर क्या है, आर है एल, तो एल कैंसिल आउट होकर टी डैश आ गया, कितना आ गया टी डैश, 2 mg। मतलब जब ये बॉब सर्कल में घूमता हुआ, ऑसिलेट होता हुआ जब इधर आता है, तब भी कॉर्ड में प्रोड्यूस टेंशन कितना है, 2 mg। यानी ये कॉर्ड इस ऑब्जेक्ट को सपोर्ट कर सकती है, मतलब ये टूट कर गिरेगा नहीं। इन केस ये आंसर यदि 2 mg से कम आता तो फिर हम बोलते हैं कि द कॉर्ड विल ब्रेक। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट लग गए, तो ये धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा, इसकी चिंता नहीं करना है। काइनामेटिक्स के भी कंसेप्ट लगेंगे, कहीं से भी कुछ लग सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और दूसरी एक और बात बताता हूँ, नीट के बच्चे बोलते हैं कि हमारे लिए अलग से वीडियो बनाइए, अलग से क्वेश्चन, अलग से कुछ नहीं, यही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यदि आप करोगे बहुत फिक्र के साथ, तो इसमें से ही कई सारे ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्टिव 1 बन सकता है, या ये बना देंगे T2 बताओ कितना है, ये हो सकता है। या फिर आपसे वेलोसिटी पूछ लें कि इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी होगी, या फिर कितना होगा ये टेंशन, कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब एक ही क्वेश्चन में से चाहे तो कई सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मैट्रिक्स मैचिंग भी इसी का बन जाता है, इसी का बन जाता है मैट्रिक्स मैचिंग भी। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी, ऐसा मैं ऐसा मैं होप रखता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, a 2 kilogram block is released from rest at the top of a curved incline in the shape of a quarter circle। ये दिख रहा है वो क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर मतलब 1/4। तो ये है वो 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक जो इस क्वार्टर सर्कल या कर्व्ड इंक्लाइन के टॉप से, रेस्ट से छोड़ा जाता है, और इसकी रेडियस है आर, मतलब ये सेंटर है उस सर्कुलर आर्क का। A 2 kilogram block is released from rest at the top of a curved incline in the shape of a quarter of a circle of radius r. The block then slides onto a horizontal plane where it finally comes at rest 8 meters from the beginning of the plane. The curved incline is frictionless, but there is an 8 Newton force of friction on the block while it slides horizontally. Assume g is equals to 10 meter per second square। ये 3 पार्ट्स में हमसे कुछ पूछा हुआ है, आपने समझ ली होगी क्या है सिचुएशन। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके ऊपर तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना, 8 न्यूटन का, और ये फ्रिक्शनलेस है। ये जो क्वार्टर है, कर्व्ड इंक्लाइन क्वार्टर ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस आर है, वो फ्रिक्शनलेस है और इधर फ्रिक्शन मौजूद है। और क्या बोला है, इसका मास मालूम है हमको 2 किलोग्राम, जी हमसे बोला है 10 लेने के लिए। अब 1 बाई 1 सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हाइल इट स्लाइड्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो कुछ बच्चे ब्लैंक हो जाएंगे जैसे ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनको लगेगा कि अब लगाओ इसमें प्रिंसिपल ये वो, पर ये अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चन है, अलग ही क्वेश्चन है। इसको हटा भी दें यदि इंक्लाइन प्लेन को, तभी तभी भी इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। हमसे तो पूछा है कि जब वो ब्लॉक स्लाइड होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तब उसका एक्सेलरेशन कितना है, तब उसका एक्सेलरेशन कितना है। तो क्या क्या मालूम है हमको इसके बारे में। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में ये पता है कि वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है,
वो फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन का है, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, फ्रिक्शनल फोर्स जो उसके ऊपर लगेगा। अब जब ये ब्लॉक स्लाइड होगा इसके ऊपर, तब उस पर फोर्सेस कौन कौन से आ रहे होंगे? तो एक तो होगा नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होगा mg, और ये होगा फ्रिक्शन। और इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी, जब ये स्लाइड होकर यहाँ पहुंचेगा तो इधर जाने की टेंडेंसी होने की वजह से फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा। अब वर्क डन इनसे तो होगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है दोनों, ये एन और एम जी। तो वर्क डन होगा सिर्फ इससे, फ्रिक्शनल फोर्स से। फ्रिक्शनल फोर्स से ही वर्क डन होना है, ये तो पता लग गया आपको। दूसरा, एक ही फोर्स उसके ऊपर लग रहा है अनबैलेंस्ड, कितना? एफ। तो अनबैलेंस फोर्स यदि इधर लग रहा है तो इधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो हमको फाइंड करना है। तो बस हमको ये लगा देना है न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डायरेक्शन उसकी इधर दिख रही है, इधर दिख रही है, इस डायरेक्शन को प्लस मान रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के साथ भी ले सकते हैं। तो ये 8 दिया हुआ है, मास कितना है? 2, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 8/2 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कहाँ होगा यदि बोला होगा तो डायरेक्शन उसकी होगी लेफ्ट साइड में। कभी माइनस साइन भी इसमें हो सकता है, दिया हो यदि माइनस साइन के साथ तो उसको प्रेफर करेंगे उस आंसर को। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं करना पड़ा हमको, तो डरना नहीं है, लड़ना है आपको क्वेश्चंस के साथ में। इन्हीं इन्हीं को बार बार करेंगे, वो कंसेप्ट जाते जाएंगे दिमाग में। इन्हीं क्वेश्चंस को, अभी जो सीरीज शुरू हुई है, रोटेशन से भी डर आपका खत्म हो जाएगा, हर 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 टॉपिक से डर खत्म हो जाएगा। इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार करो, और फिर आगे जाकर कुछ दिनों के बाद कोई भी गाइड लेकर आप सॉल्व करेंगे, आप देखोगे कि बहुत कुछ परिवर्तन आ गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आपसे बन जाएगा पेपर, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। बस यही कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ जाएगा, आप कुछ क्वेश्चन करने का आपका अप्रोच जरूर बदल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। तो ए कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी में बोला हाउ मच टाइम elapses while the block is sliding horizontally। अब बात हो रही है टाइम की। अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? तो हाँ, एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन यदि है, माइनस साइन के साथ रिटार्डेशन भी आप बोल सकते थे। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब हम काइनामेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं आगे यदि कुछ सॉल्व करना है तो। काइनामेटिकल इक्वेशंस वो यूज कर सकते हैं। क्या क्या होती हैं सब आपको मालूम है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और होती है एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, वगैरह वगैरह। तो ये इक्वेशंस हम कब लगा पाते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मोशन हो वन डायमेंशन की। तो ये वन डायमेंशनल मोशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशंस को यूज करके और हम फाइंड करेंगे क्या? टाइम। हाउ मच टाइम elapses while the block is sliding horizontally, कितना समय इसको लगता है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? पार्ट बी हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट बी सॉल्व करने के लिए यदि मैं ये इक्वेशन यूज करूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या माइनस भी आता है, तो हमको ये तो पता है ये ब्लॉक फाइनली रुक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल सरफेस है, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा इसकी मोशन का। फाइनली ये रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल हमको नहीं पता अभी, यहाँ आने पर जैसे ही ये स्कर्ट सरफेस से प्लेन सरफेस पर आएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं u है। फिर -2 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है? 4 को निकाला था हमने, माइनस इसलिए ले लिया, -4 इंटू एस। तो ऐसा बोला हुआ है हाउ मच टाइम elapses while the block is sliding horizontally, और यहाँ ऊपर बोला हुआ है the block then slides on a horizontal plane and it finally comes to rest at 8 meters, मतलब 8 मीटर उसने चला है इधर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखते हुए यहाँ 8 रख दिया हमने। तो कितना हो गया? 64, यानी यू हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी पर। हमें तो चाहिए कि इसको ये कितना समय लेगा रुकने तक। अब समय निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगा दें? v इज इक्वल टू, ये पहला पार्ट पहले ये करना पड़ेगा आपको, u निकालना पड़ेगा, और अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाकर फिर से v डाल दें यदि 0,
v कर दें 0, u कितना है 8, a is -4 इंटू t, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 8/4, दैट इज 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के समय के बाद वो रुक जाएगा। तो आपने देखा बड़े आसान होते हैं, हम इससे डर जाते हैं एक्चुअली। जो खूब सारा लिखा होता है तो हमको लगता है कि अरे बाप रे अब क्या करें, तो छोड़ ही देते हैं क्वेश्चन को। आसान होते हैं क्वेश्चंस, बस सही डायरेक्शन में आपको सोचना है और आपकी हैबिट में होना चाहिए वैसा। थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इंक्लाइन इन मीटर्स। ये इसमें लगाना पड़ेगा हमको अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही हुआ पेंडुलम जैसा, बस यहाँ सरफेस हो गई है, फ्रिक्शन एब्सेंट है। हम किसको बनाएंगे, हमारा सिस्टम ब्लॉक प्लस अर्थ, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो रेडियस की डायरेक्शन में होगी, एक्सटर्नल फोर्स होगा वो, तो एक्सटर्नल फोर्स डज नो वर्क, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, तो अंदर जो फोर्स है इंटरनल फोर्सेस वो कौन से हैं, कंजर्वेटिव, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशन काम करेगा। यानी सेफली आप लगा सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस शेप में मान लो लगा रहे हैं उसे, डेल्टा यू मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज नहीं बल्कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये ब्लॉक फिसलता हुआ यहाँ पर आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज आ जाएगा, कि कितना नीचे आया यहाँ से आने पर, वर्टिकली ये चला है आर, क्योंकि रेडियस ही है ये, तो कितना नीचे आया ये एम जी आर, तो एम जी आर ये पोटेंशियल एनर्जी में आएगा डिक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज, हाफ एम यू स्क्वायर, यू माना है हमने उसको, इनिशियल वेलोसिटी जब वो यहाँ पहुंचा, ये यहाँ ली हुई है, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, तो ऐसी बन गई इक्वेशन, एम से एम कैंसिल आउट, हमको रेडियस चाहिए, तो आर इज इक्वल टू कितना हुआ, रेडियस चाहिए तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब u कितना है 8, मतलब 64, और नीचे 2 इंटू 10, तो 32/10 मतलब 3.2 मीटर। अपने आप में ये ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, आसान सा, ऐसा दिखा देंगे क्वार्टर सर्कल, और यहाँ से उस ब्लॉक को रिलीज करेंगे, बोलेंगे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो बस आप ये लगा देना, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। थोड़े दिनों में हैबिट आपको हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अभी अगला क्वेश्चन, अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल हेवी बॉल ऑफ मास m at the end of a string of length L is released from a horizontal position. When the ball is at point P, the string forms an angle theta with the horizontal as shown. In the space given, draw a force diagram showing all the forces acting on the ball at P. Identify each force clearly. तो पहले इसी को करते हैं, फोर्स डायग्राम बनाना है जब ये मास, ये बॉब यहाँ है इस पोजीशन P में, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो फिर कौन कौन से फोर्सेस शो करना पड़ेंगे। तो एक तो फोर्स होगा इसका वेट, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा टेंशन, टेंशन बाय द रोप, किधर होगा, टुवर्ड्स ओ। ये दो फोर्सेस होंगे, इसको टी बोल देते हैं। तो बस ये दो फोर्सेस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं डिटरमिन द स्पीड ऑफ द बॉल एट पी, यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है। अब क्या होगा, आप ज़्यादा सोचना नहीं, अब आपको पता है कि हमको तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। जब ये मास यहाँ से इधर आता है, तब नीचे कितना आता है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना नीचे आता है। तो यहाँ पर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। ये तो स्ट्रिंग की लेंथ है, ये एल ही है, ये थीटा है, और इस ट्रायंगल के लिए ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो सीधे सोचेंगे एल साइन थीटा नीचे आया, तो जब ये नीचे आया यहाँ से यहाँ, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी लिखना नहीं है आपको, बस जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, बस आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। ये जब इधर से इधर आता है, तब वर्टिकल में ये इतना नीचे आया, एल साइन थीटा, कैसे, ये लेंथ है स्ट्रिंग की एल, ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर याद कर लो हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, इतना नीचे आया,
यानी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना, mgh फॉर्मूला लगाएंगे, मास m g और ये l कितना, l साइन थीटा, तो mgl साइन थीटा इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली इसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, मान लो v, तो यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी जीरो और यहाँ कितनी है, तो यहाँ है वो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये m कैंसिल आउट, तो ये v स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया कितना, 2gl साइन थीटा, 2gl साइन थीटा, ये मिल गया हमको। हमें चाहिए क्या था, स्पीड, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gl साइन थीटा, ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। अब सेकंड पार्ट सी में क्या बोलना है, डिटरमिन द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉल इज एट पी, तो जब वो पी पर है तब हमको बताना है टेंशन ये कितना है, टी कितना है, फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है सर्कुलर मोशन में हमने बात कर रखी है, और अभी इसके पहले भी हमने आपको कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, पर सेंट्रीपिटल फोर्स ये रियल फोर्स नहीं होता, कोई फोर्स उसका रोल प्ले करता है। तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो टी लग रहा है क्लियरली, पर इस डायरेक्शन में, रेडियस की डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये जानने के लिए इस mg को करेंगे रिजॉल्व, इस mg को रिजॉल्व करेंगे। तो जरा सोचें, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली ये होगा थीटा। और mg को रिजॉल्व करें, यदि mg को रिजॉल्व करें तो उसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, हम तो इसी में इंटरेस्टेड हैं अभी, इस वाले कंपोनेंट में, इसमें नहीं। तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा, तो वो आएगा mg साइन थीटा, यानी इस बॉब पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस वक्त, दो फोर्सेस, एक लग रहा है टी, एक लग रहा है टी, और एक एक ये है और एक ये फोर्स है, और इन दोनों का रिजल्टेंट वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। बस इतना दिमाग में यदि आ गया तो सी भी सॉल्व हो जाएगा। तो कौन लार्जर होगा, फोर्स तो इधर चाहिए नेट फोर्स, तो नेट फोर्स के लिए टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर ये निकला रखा हुआ है 2gl साइन थीटा, एम वी स्क्वायर आर, और रेडियस क्या होगी, रेडियस तो लेंथ ही होगी, तो इंटू एल कर देते हैं, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, स्क्वायर नहीं कर देंगे, अपॉन आर, यह एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस विच इज लेंथ, तो एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा बल्कि। तो टेंशन कितना आ गया, तो ऑलरेडी वहां है 2mg साइन थीटा, 2mg साइन थीटा, और ये भी उधर गया तो कितना हो गया, mg साइन थीटा इसमें ऐड हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया 3mg साइन थीटा, 3mg साइन थीटा। तो ये आ गया टेंशन जब वो पी पर है, तो ये एक आंसर हो गया। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव पहले मत करो, पहले करो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, कहीं से भी मिलते हो, जहां से भी प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, लॉन्ग आंसर टाइप करो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आओ, आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव जितने हैं वो सब इन्हीं से बने हुए हैं।